हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एफएंड अकेडमी। इस टॉप में कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक 10 हमारा चल रहा है और ये प्रॉबेबली लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक 10 में। पोस्ट गुप्ता पीरियड हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम जो है वो वर्धनास को हमने स्टार्ट किया था। जैसे गुप्ता हमारा हो चुका है, वकाड़ाकाज हमारा हो चुका है, मतलब वकाड़ाकाज के ऊपर वीडियो लेक्चर्स तो नहीं है लेकिन ये आप हमारे पीडीएफ मटेरियल से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर वर्धनाथ जो है इसको हमने लास्ट पीरियड में स्टार्ट किया था। इसमें हम पॉलिटिकल कंडीशन को देख चुके हैं, हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख चुके हैं, है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, इसमें हम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, फ्यूडलिज्म का क्या रोल था, है ना, कास्ट सिस्टम किस तरीके से थी, मतलब सोसाइटी क्या थी, वुमेन्स की पोजीशन क्या थी, लैंड ग्रांट्स किस तरीके से हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम उनके एजुकेशनल जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, है ना। आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुई थी कुमार गुप्ता के द्वारा की गई थी, लेकिन उसमें इस तरीके से हर्षवर्धन जो उसको रिवाइव करता है, और वो एक पीक पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी गई थी वो हर्षवर्धन के वजह से, क्योंकि हर्षवर्धन का ऐसा मतलब मानना था, या फिर हर्षवर्धन ने उसका जो रेवेन्यू जो था उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था। तो वो देखेंगे आगे हम। उसमें मेजोरिटी ऑफ द उसका जो रेवेन्यू हुआ करता था, या फिर जो वो एक्सपेंडिचर करता था, खर्चा करता था, वो एजुकेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर पैट्रॉन ऑफ मतलब एक तरह से वो पैट्रॉन ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर भी था, तो उसके लिए वो खर्च वगैरह किया करता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब एक तरह से रोल हर्षवर्धन का रहा है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नालंदा के प्रॉस्पेरिटी में। तो ये आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये हमारा जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो था 606 से लेकर 647 बीसी के आसपास है, हम लास्ट पीरियड में डिस्कस कर चुके डिटेल में। अभी यहाँ पे आपको पता है कि हमने देखा था किस तरीके से जो हर्षवर्धन जो था वो नर्मदा रिवर के साउथ में जा ही नहीं सका, मतलब उसने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो चालुक्य जो किंग था पुलकेशिन II, उसने उसको यहाँ पे बुरी तरीके से हराया था। उसके बाद जो है वो नर्मदा रिवर जो है पॉलिटिकल बाउंड्री बन चुकी थी बिटवीन द हर्षवर्धन एम्पायर एंड यहाँ पे चालुक्यास के बीच में। लेकिन हर्षवर्धन जो रूल कर रहा था वो एक तरीके से सामंतों की मदद से रूल कर रहा था, फ्यूडल्स के सहायता से रूल कर रहा था। वहाँ पे फ्यूडलिज्म काफी बढ़ चुका था। उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो काफी लिमिटेड एरिया में था, आप देख सकते हो यहाँ से। लेकिन ये जो एरिया था ये भी उसके इनडायरेक्टली कंट्रोल में ही हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे जो राजा महाराजा थे उनको हराने के बाद या फिर उनसे पॉलिटिकल एक तरीके से ट्रीटी करने के बाद, स्ट्रेटेजिक अलायंस करने के बाद, वो वहाँ के पे उनको शासन करने के लिए छोड़ देता है, और फिर उसके बदले में बस एक ईयरली ट्रिब्यूट वगैरह वो लिया करता था। और यहाँ पे आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा वैली जो थी, यहाँ पे कामरूप किंगडम वगैरह हुआ करता था, जिसका जो राजा था वो इसका अच्छा एक मित्र बन चुका था। यहाँ पे आपको पता है कि एक तरीके से जो आपके हुआ करते थे गौडाज वगैरह हुआ करते थे, है ना। तो वहाँ पे शशांक को उसने हराया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो हमने ये पॉलिटिकल हिस्ट्री हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर होगा इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन थी हर्षवर्धन के एम्पायर, क्योंकि किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को अपना शासन चलाने के लिए रेवेन्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हुआ करता था, तो ये रेवेन्यू के बारे में हमें थोड़ा आज जानने की जरूरत है। तो इकोनॉमी अंडर वर्धनास। अभी आपको पता है कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है पिछले कुछ 70 जो हमारे लेक्चर में 70-75 लेक्चर हुए उसमें, और हमने देखा था कि किस तरीके से जब आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बुद्धा का जो टाइम पीरियड था, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, बिफोर द टाइम ऑफ बुद्धा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसी। तो फर्स्ट मिलेनियम बीसी के मिडल में, उससे पहले जब आपका वैदिक पीरियड था, तो आपको जो भी आपके पास रेफरेंस है, जो सोर्सेज अवेलेबल है, उस सोर्सेज में आपको एग्रीकल्चर, गो मतलब कि गौ, गाय, ये वर्ड ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो आपके वैदिक लिटरेचर है उसमें। तो वहाँ से आप पता मतलब आप एक तरीके से एक अनुमान लगा सकते हो, इन्फ्रेंस कर सकते हो कि वो जो इकोनॉमी थी बिफोर द एडवेंट ऑफ मगधन एम्पायर या फिर बिफोर द टाइम ऑफ बुद्धा, वो इकोनॉमी थी एनिमल हस्बेंड्री बेस, मतलब एक तरीके से वहाँ पे कैटल रियरिंग ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही आपका मगधन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो आपको जो रेफरेंस है, जो सोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, बाकी भी जो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, सील्स हो, इंस्क्रिप्शंस हो, उसमें आपको जो वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो ट्रेड रिलेटेड देखने को मिलेंगे, वो लैंड कल्टिवेशन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, वो प्लगिंग से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, वो क्रॉप्स के वहाँ पे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मतलब उसके बाद जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हो चुकी थी, लोगों ने खेती लार्ज स्केल पे करना स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ था। और उसी की वजह से आपको पता है कि हमने देखा था कि एक सबसे बड़ा एम्पायर जो है वहाँ पे, और सबसे पहला बड़ा एम्पायर जो यहाँ पे इकोनॉमिक हमारी हिस्ट्री में खड़ा हुआ था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। तो उसी टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज भी काफी बढ़ गई थी, अर्बनाइजेशन काफी बढ़ गया था, और हमारा
जो हिस्टोरिक पीरियड का जो पहला अर्बनाइजेशन है, हिस्टोरिक पीरियड का कह रहा हूँ मैं, वैसे पहला अर्बनाइजेशन हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमें पता ही, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड का जो पहला अर्बनाइजेशन था वो आ चुका था आपके मौर्यस के टाइम पीरियड पे, या फिर आपकी जब मगधन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होती है तब आ चुका था। तो ये हम देख चुके हैं। गुप्तास के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, गुप्तास के टाइम पीरियड पे आपको रेफरेंसेस जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गए या फिर ट्रेड रिलेटेड हो गए, अर्बन सेंटर्स रिलेटेड हो गए, ये कम होते हुए देखने को मिलेंगे, थोड़े थोड़े कम होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब क्या हो रहा था कि आपका डीअर्बनाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, जो आपका ट्रेड कॉमर्स था वो एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा था, और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट सेंटर्स जो है वो क्रिएट हो रहे थे, लोकल ग्रुप्स मतलब लोकल एरियाज ऐसे बन रहे थे जो सेल्फ सफिशिएंट थे, आपस में ट्रेड कम हो चुका था। इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से आपके अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन सेंटर डिक्लाइन हो रहे थे। तो यही आपको वर्धनास के टाइम पे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर सेल्फ सफिशिएंट और फ्यूडल इन नेचर आपको इकोनॉमी देखने को मिलेंगी। ये जो इकोनॉमी थी इस टाइम पीरियड पे सेल्फ सफिशिएंट, मतलब जो विलेजेस थे वो बस उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनको लगता था, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और इकोनॉमी थी वो फ्यूडल इन नेचर थी, मतलब सामंतों के थ्रू यहाँ पे रूल हो रहा था। बड़ी बड़ी जो जमीनें थी या फिर लैंड जो दान में दिए जाते थे वो टैक्स फ्री हुआ करते थे, तो रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो तरीके से घट चुका था, ट्रेड कॉमर्स जो था वो रिजिड हो गया था, कम हो गया था। तो ये जो आपको डिक्लाइन इन ट्रेड सेंटर्स या फिर जो कॉइन्स की जो पॉजिटिव है ना, ये आपको दिखा रहा है एक तरीके से कि मर्चेंट गिल्ड भी कम हो चुके थे, ट्रेडर्स भी कम हो चुके थे, क्योंकि कॉइन्स सर्कुलेशन में कम हो चुके थे, मतलब कि एक तरीके से ट्रेड डिक्लाइन हो चुका था हर्षवर्धन के टाइम पे, जिसकी शुरुआत हुई थी गुप्तास के टाइम पीरियड पे। और इसका सबसे बड़ा रीजन था फ्यूडलिज्म। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, फ्यूडलिज्म। अभी ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो था उसने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अफेक्ट किया है ना, अदर इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया। अभी इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक तरीके से एग्रीकल्चर जो इनडायरेक्टली अफेक्ट हुआ, और लोगों ने, क्योंकि लैक ऑफ ट्रेड हो चुका था, तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था, जो एक्सटर्नली मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए जो हुआ करता था वो कम हो गया, और लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक तरीके से एग्रीकल्चर मतलब कमोडिटीज का प्रोडक्शन वगैरह करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी जो डेवलप होती है आगे चल के, और इसकी वजह से लोग जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज जो कम देखने को मिलेंगी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कम देखने को मिलेंगी, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बंद हो चुका था। तो ये इकोनॉमी जो है हर्षवर्धन के टाइम पे, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म की वजह से एक तरीके से पूरी ट्रेड कॉमर्स डिक्लाइन हो चुका था, और अर्बन सेंटर जो है डी अर्बनाइजेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद फिर अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है, आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में अकबर के टाइम पे। तो फ्यूडलिज्म इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो स्कॉलर जो है, जब इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो काफी टिपिकल है। अभी ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन ने इसको स्टार्ट किया था, ये जो 5th सेंचुरी के आसपास ही जब ये स्टार्ट हो जाता है लैंड ग्रांट्स करना। वैसे सबसे पहले लैंड ग्रांट्स तो आपको पता है कि सातवाहन ने किए थे, लेकिन सबसे लार्ज स्केल पे लैंड ग्रांट स्टार्ट हुए थे गुप्तास के टाइम पीरियड पे, ठीक है ना। और 6th सेंचुरी से जो शेयर कॉर्पर्स वगैरह जो थे, पीजेंट वगैरह थे, वो अभी उनको ऐसा जबरदस्ती बोला गया कि आपको जो लैंड ग्रांट किया गया है बेनिफिशियरी को, सपोज कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, अभी इस ए नाम के व्यक्ति को अगर लैंड दान में दिया गया है, और यहाँ पे कुछ लोग है काम करने वाले, तो इन लोगों को बोला गया है कि आपको इसी के साथ स्टिक करके रहना है, इसी के साथ आपको रहना है, और इसी के खेतों में आपको काम करना है, आप कहीं पे जा नहीं सकते, मतलब फोर्स लेबर भी यहाँ पे एक तरीके से हो रहा था, जिसको विस्टी बोला गया, जो गुप्ता टाइम पीरियड पे काफी प्रोमिनेंट था। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा है, विस्टी ये जो वर्ड है ये किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। विस्टी मतलब फोर्स लेबर होता है, जो गुप्ता के टाइम पीरियड पे था। अभी अगर आप हर्षा की जो स्टेट थी, मतलब हर्षा का जो इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह जो था, उसमें अगर आपको देखना है तो ये मतलब हर्षा ने जो लैंड ग्रांट्स वगैरह, गुप्ता ने जो लैंड ग्रांट स्टार्ट किए थे, वो हर्षा के टाइम पे कंटिन्यू थे, और इवन हर्षवर्धन के टाइम पे मिलिट्री ऑफिसर जो थे वो भी लैंड ग्रांट करना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉपर प्लेट है, एक कॉपर प्लेट पे ऐसा मेंशन किया है कि 632 के आसपास जो है डेटिंग वगैरह आती है, तो 2 ब्राह्मण्स को इन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर हुआ, क्योंकि इनको एक मतलब फ्री में जो है उनको शेयर क्रॉपर्स मिल रहे थे, मतलब इनको एकदम फ्री में जो है वो यहाँ पे पीजेंट मिल रहे थे, इसलिए उनको कुछ 2 टाइम का खाना वगैरह देना है, और मजदूरी मतलब एक तरीके से वेजेस वगैरह देनी नहीं है, टैक्स भी सरकार को देना नहीं है। तो इससे क्या हो रहा था, और ये क्या करते थे, ये सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए जितना इम्पोर्टेंट उतना ही एक तरीके से प्रोड्यूस करवाते थे। तो इससे क्या हुआ, इससे ट्रेड जो बंद हो गया, इंटर विलेजेस कनेक्टिविटी वो खत्म हो गई, ठीक है। और ये जो हर्षा के रेंज के पहले भी जो डोनेशन वगैरह हुआ करता था, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो रॉयल प्रिंसेस दिया करते थे या फिर प्रोविंशियल गवर्नर दिया करते थे, लेकिन उसके बाद हर्षा के टाइम पे ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर
जो एक तरीके से मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते कोर्ट में, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया क्या देना, लैंड ग्रांट देना। इससे क्या होता है, उनकी प्रेस्टीज थोड़ी समाज में बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से फ्यूडलिज्म काफी चरम पे था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर होता है। अभी इसने अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज किया था, एक्सपेंडिचर को किस तरीके से मैनेज किया था हर्षवर्धन ने। अभी इनके जो मेन सोर्स जो था इनकम का स्टेट के लिए, वो हमेशा से आपको पता है वो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको भागा कहा गया था। जो 1/6 था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, मतलब आपका जो भी प्रोडक्शन है उसके 1/6 आपको मतलब जो है वो एक तरीके से आपको एज ए टैक्स के तौर पे देना पड़ता था। ठीक है, तो ये मेन सोर्स था। इसके अलावा जो अदर टैक्सेस वगैरह भी हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन वो कम हुआ करते थे। अभी इन्होंने जो इसकी जो इनकम थी, हर्षवर्धन की जो इनकम थी, इसने 4 पार्ट में डिवाइड की थी। मतलब 4 पर्पज के लिए वो उसको खर्च करता था। एक सबसे पहले तो स्टेट के जो डेली जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, है ना, सेरेमोनियल एक्सपेंसेस वगैरह होंगे उसके लिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए जो भी लगता होगा खर्चा डे टू डे ऑपरेंस के लिए, वो 25% उसमें उसने डिवाइड करके रखा था। फिर मिनिस्टर्स के पेमेंट के लिए जो है उसने 25% जो है वो मतलब एक तरीके से सैलरी देने के लिए 25% रिजर्व रखा था। फिर जो ये पैटर्न ऑफ आर्ट भी था, तो आपको पता है कि म्यूजिशियंस, फिर पेंटर्स, फिर कोर्ट पोएट, इसके कोर्ट में हुआ करते। इसका जो खुद का जो मिनिस्टर था और जो दोस्त था एक मानभट्ट, वो भी एक तरीके से कोर्ट पोएट ही था। ठीक है, उसने आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया की पहली बायोग्राफी उसने लिखी हर्षवर्धन की, हर्षचरित्र। तो उस ऐसे लोगों के लिए 25% उन्होंने एक तरीके से रखा था। और जो 25% जो बाकी बचा है वो कुछ उसने चैरिटी वगैरह के लिए, मतलब समाज सेवा वगैरह करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उसके लिए, ठीक है, इस तरीके से उसने अपने फाइनेंसेस को मैनेज किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। काफी एक अच्छी सिस्टम थी, ऐसा हम बोल सकते। फिर ये तो हुआ हर्षवर्धन की इकोनॉमी के बारे में। अभी हमें देखना है हर्षवर्धन के रिलीजन के बारे में। किस तरीके से हर्षवर्धन जो है अपने रिलीजन, मतलब वो किस रिलीजन को मानता था या फिर किस फेथ को फॉलो करता था। अभी जो पुष्यभूति जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का, ठीक है, वो सबसे पहले शिवा डिवोटी था, भगवान शिव की पूजा करता था। ठीक है, हर्षवर्धन के जो फादर थे प्रभाकर वर्धन, वो भी जो एक तरीके से सूर्यदेव की पूजा वगैरह करते थे, है ना। उसका जो भाई था राज्यवर्धन, वो जो सिस्टर थी, लेकिन वो जो थे वो बुद्धिस्ट, एक तरीके से बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। वो हिनायाना सेक्ट जो था बुद्धिज्म के अंदर, उसको फॉलो करते थे। हर्षा खुद भी इनिशियली जब वो राजश्री के कांटेक्ट में आया तो इसके इन्फ्लुएंस में आके, जब वो इनिशियली तो वो एक तरह से शिवा डिवोटी था। यहाँ पे देखो, इन द बिगिनिंग ही वाज द डिवोटी ऑफ शिवा, लेकिन जब वो राजश्री जो उसकी बहन थी उसके कांटेक्ट में आया तो फिर उसने एक तरीके से वो हिनायाना बुद्धिज्म का फॉलोअर बना। लेकिन जब उसने असेंबली वगैरह बुलाई तो फिर उसमें वो महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करने लग जाता है बाद में। तो रिलीजियस बिलीफ जो थे हर्षा के फैमिली वगैरह के, वो आपको बता रहा है कि 7th सेंचुरी में किस तरीके से कंडीशन हुआ करती थी लोगों की, है ना। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रिलीजियस टॉलरेंस था, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब तरीके के रिलीजियस बिलीफ लोग माना करते थे। तो यहाँ पे आपको पता है कि लेटर ऑन ही चेंज ओवर टू महायाना बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुआनसांग। जब हुआनसांग वगैरह आता है तो उसके इन्फ्लुएंस में वो एक तरीके से महायाना बुद्धिज्म वगैरह हो जाता है। अभी इसमें डिफरेंस क्या है हिनायाना और महायाना बुद्धिज्म में, आपको पता है, हमने बुद्धिज्म को कवर किया है। हिनायाना जो बुद्धिस्ट होते वो गौतम बुद्ध की रिलीजियस जो एक तरीके से जो लीगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वैसे की वैसे, मतलब जैसी थी वैसे उनके थॉट बिलीफ वगैरह। और गौतम बुद्ध को भगवान वगैरह नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते। लेकिन जो महायाना बुद्धिस्ट थे वो संस्कृत वगैरह लैंग्वेज को फॉलो करते थे। वो गौतम बुद्ध जो थे उनको भगवान मानते थे, वो उनको अवतार वगैरह भी मानते थे। तो इस तरीके से महायाना बुद्धिस्ट जो थे वो आइडल वर्शिप वगैरह भी किया करते थे। और थोड़ा उन्होंने गौतम बुद्ध की जो आइडियोलॉजी थी उसको थोड़ा ट्विस्ट करके एक तरीके से बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, लेकिन भले ही इसने महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करता था, लेकिन ये सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता था, इक्वली उनको पैट्रोनाइज करता था। तो इसीलिए उसने एक तरीके से मतलब बुद्धिज्म को एक तरीके से प्रसार करने के लिए उसने महायाना बुद्धिज्म को मतलब उसको फैलाने के लिए कन्नौज जो है उसमें एक तरीके से सभा बुलाई थी, एक असेंबली बुलाई थी, जिसमें प्रिसाइड किया था हुआनसांग ने। ठीक है, और उसके बाद फिर से एक आपको पता है सेरेमनी हुई थी जो कि प्रयाग इलाहाबाद में हुई थी, जो 75 डेज तक चली थी। यहाँ पे बुद्धा की इमेज, सन इमेज, शिवा इमेज, इसकी पूजा हुई थी। और वैल्यूएबल आर्टिकल्स और गिफ्ट वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे चैरिटी में। ऐसा माना जाता है कि जब जो असेंबलीज हुआ करती थी इसमें उसने काफी भर के दान दक्षिणा वगैरह की थी। काफी उसकी जो संपत्ति वगैरह थी वो पूरी की पूरी एक तरीके से दे दी थी, खुद की संपत्ति जो थी पर्सनल में। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एज वेल एज वेरियस कल्ट ऑफ दोस टू रिलीजन। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
बाय द टाइम ऑफ हर्षवर्धन पुरानी हिंदुइज्म वाज स्वीपिंग ओवर इंडिया इन फुल फोर्स। अभी जब हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था तब आपको पता है कि पुरानी हिंदुइज्म जो था, मतलब एक तरीके से जो हिंदू आज का जो हिंदू रिलीजन वो एक तरीके से एकदम फुल फोर्स में था, डोमिनेंट था। हिंदू गॉड और गॉडेसेस जो थी वो काफी डोमिनेंट थे, लोगों का काफी विश्वास था उसमें। लेकिन साथ ही साथ जो बुद्धिज्म जो था वो भी अपने एक तरीके से ठीक ठाक अपना परफॉर्म कर रहा था। और इसी टाइम पर आपको पता है कि हुआन सांग नाम से एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर आता है इंडिया में। भी इसकी स्टोरी अलग है थोड़ी। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो हुआन सांग था ना, ये हुआन सांग चाइना में था और इसको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। तो ये इसको इंडिया में आना था। इसने ये बुद्धिज्म से काफी प्रभावित था, तो इसने चाइना में जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे या फिर बुक्स थे वो सब पढ़ लिए। लेकिन उसको पता है कि अगर हमें बुद्धिज्म के बारे में जानना है तो हमें इंडिया से बेहतर जगह में नहीं है, तो उसमें उसको अल्टीमेटली इंडिया आना था। फिर वो क्या करता है, वो हाउस अरेस्ट में से बच के निकल के कैसे भी इंडिया पहुंच जाता है। ठीक है, तो बाकी तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। आप देख सकते हो कि इस टाइम पे रिलीजन मतलब किस तरीके से रिलीजियस कंडीशन वगैरह हुआ करती थी। आप ये पढ़ सकते हो, थोड़ा पॉज वगैरह करके आप पढ़ लेना। ठीक है, इतना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझ सकते हो। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश की थी आपके कुमारगुप्त वन में। ठीक है, अभी लेकिन इस यूनिवर्सिटी को एक तरह से रिवाइव करने की और उसके एकदम चरम पे पहुंचाने की कोशिश जो थी वो की थी हर्षवर्धन ने। अभी यहाँ पे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है कि इसमें एक बिग लाइब्रेरी हुआ करती थी, 3 बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करते थे। यहाँ पे सिर्फ चाइना से ही लोग नहीं आते थे बल्कि मंगोलिया, कोरिया, जापान, जावा यहाँ से भी स्टूडेंट आते थे। ठीक है, यहाँ पे जो एजुकेशन था वो सिर्फ रिलीजियस सेक्स रिलेटेड नहीं था, लेकिन अलग अलग तरीके के फिलोसॉफीज, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, सांख्य फिलोसॉफी, यह सब तरह की पढ़ाई वगैरह यहाँ पे हुआ करती थी। ये यूनिवर्सिटी 8 घंटे काम करती थी। नियरली 100 लेक्चर्स हुआ करते थे यहाँ पे मेनी टीचर्स के द्वारा हर दिन, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे 8500 स्टूडेंट्स एट ए टाइम रह सकते थे। इतना मतलब अकोमोडेशन वगैरह हुआ करता था यहाँ पे। फ्री अकोमोडेशन था, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन भी फ्री था और फूड भी फ्री था। मतलब और ये सब जो है राजा महाराजा किया करते थे। सबसे पहले आपको पता है कि गुप्ताज ने इसको मतलब इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने पैट्रोनाइज किया। उसके बाद हर्षवर्धन ने इसको पैट्रोनाइज किया। उसके बाद पाला जो डायनेस्टी थी उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक। तो अलग अलग देवपाल वगैरह, महिपाल, आपने वो राजाओं के नाम सुने होंगे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, एक तरीके से यहाँ पे आपको पता है कि काफी अलग अलग तरह के राजाओं ने इसको पैट्रोनाइज किया था। स्टूडेंट एंटरिंग एंड सीकिंग द एडमिशन वाज नीडेड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ करती थी फर्स्ट, जिसको मतलब देनी पड़ती थी, वो टफेस्ट एग्जाम हुआ करती थी और सिर्फ 20% लोग ही उसमें पास हुआ करते हैं, ऐसा माना जाता है। काफी देखो आप, हमारा एजुकेशन का स्तर कब मतलब किस तरीके का था उस टाइम पे और अब क्या है। अब हमें भारत के बाहर जाना पड़ता है अच्छी पढ़ाई के लिए, लेकिन तब लोग भारत में आया करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। The Buddhists were divided into 18 sects, with the Chinese pilgrimage was seen in India. The old center of Buddhism had fallen on bad days. बुद्धिस्ट एक तरीके से बुद्धिस्ट सेंटर भी था ये, मतलब यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी और बुद्धिस्ट जो स्कूल्स वगैरह थे उसको काफी लार्ज स्केल में पढ़ाया जाता था और पढ़ाया जाता था। यहाँ पे टीचर्स जो थे हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह हुआ करते थे काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे। ठीक है, although all the mounds of Nalanda have not been dug, excavation have been exposed very impressive complex of building from 5th century onwards. तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 10,000 मॉन्क्स तक को एक तरह से अकोमोडेट करने की कैपेसिटी इसमें थी। भले ही इसको पूरी तरीके से अभी जो है वो एक्सकवेट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी काफ़ी यहाँ पे मतलब लार्ज ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अभी यहाँ पे 670 के आसपास एक चाइनीज पिलग्रिम आया था, इत सिंह, उसने भी नालंदा को विजिट किया था। यहाँ पे इसने मेंशन किया कि 3000 मॉन्क जो है वो रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, this is reasonable because even if the remaining mounds are excavated, the buildings cannot have been sufficiently spacious to accommodate 10,000 monks. तो मतलब ये थोड़ा एक्सगरेशन हो गया, 10,000 monks तो वहाँ पे रह ही नहीं सकते, लेकिन 3,000 वहाँ पे थे, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया। According to Huan Sang, the monastery at Nalanda was supported from the revenue of 100 villages. It Singh raises this number to 100. हो गया है, मतलब विलेजेस से रेवेन्यू आया करता था, उससे उस मोनास्ट्री को जो एक तरह से फंडिंग वगैरह होती है। तो नालंदा हैज अ ह्यूज मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, क्योंकि वो 25% जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता था, चैरिटी के ऊपर खर्चा करता। अभी हुआन सांग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हर्ष के एम्पायर में, इसके ऊपर आने से पहले हमें थोड़ा सोसाइटी के बारे में देखना है कि सोसाइटी किस तरीके से हुआ करती थी आपके टाइम पे, मतलब हर्षवर्धन के टाइम। यहाँ पे आपको पता है कि 4 वर्ण सिस्टम वगैरह हुआ करती है, जिसमें आपके ब्राह्मण्स वगैरह हुआ करते थे, क्षत्रिय वगैरह हुआ करते थे, वैश्य थे और शूद्र थे। अभी ये जो ब्राह्मण्स थे इनको लैंड ग्रांट्स मिला करते थे किंग से। क्षत्रिय जो थे वो रूलिंग क्लास थे, वैश्य जो थे वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, और शूद्र जो थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, 3 लोगों की सेवा करते थे। मतलब एक तरह सब कैटेगराइजेशन हो चुका था वर्ण सिस्टम का। और कास्ट सिस्टम अभी फर्मली एस्टैब्लिश हो गई, मतलब जो कास्ट सिस्टम हम आज फॉलो करते हैं वो कास्ट सिस्टम
तब एक तरह से फर्मली तब से मतलब गुप्तास के टाइम पीरियड पे कास्ट सिस्टम ओरिजिन हो चुकी थी और वो यहाँ तक आते आते फर्मली एकदम बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी थी हिंदू सोसाइटी में। मतलब आज जैसे कास्ट है कुंभी माड़ी वगैरह जो ये सब तब आ चुके। अभी वुमेन्स की पोजीशन क्या हुआ करती तो स्वयंवर वगैरह सब बंद हो चुके थे, है ना। उनकी कंडीशन थोड़ी खराब हो चुकी थी। विडो रीमैरिज वगैरह जो था वो परमानेंट नहीं था, मतलब विडो रीमैरिज नहीं है, स्वयंवर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मतलब कि एक तरीके से पोजीशन ऑफ वुमेन जो खराब दिन प्रतिदिन हो रही थी। डॉरी सिस्टम थी, सती प्रैक्टिस भी थी, प्रिवेलेंट थी, ऐसा माना जाता है। पर्दा सिस्टम भी वहाँ पे थी, है ना। तो ब्यूरियल ऑफ डेड डिस्पोज आइदर बाय क्रिमेशन, वाटर ब्यूरियल और एक्सपोजर इन वुड्स, इस तरीके से जो ब्यूरिड किया करते थे। हुआन सांग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडिया की कंडीशन क्या, मतलब इंडिया के लोग वगैरह के बारे में, मतलब कैसे थे इंडिया के लोग जो थे, हार्ड वर्किंग थे, ऑनेस्ट थे, करेजियस थे, ठीक है ना। पढ़ने लिखने में काफ़ी मतलब रुचि थी उनको, और वो जो काफ़ी प्रॉमिस वगैरह रखते उनके, मतलब वही ना, हमने जान जाए पर वचन न जाए, वो इस तरीके से, है ना। क्लीनलीनेस हाइजीन के लिए काफ़ी उनके मतलब काफ़ी क्लीनलीनेस हाइजीन फ्रेंडली थे। पेंट फ्लोर जो है उसके लिए काउ डंग वगैरह का यूज़ किया करते थे वो, है ना। दे यूज टू वॉश देयर हैंड बिफोर मील एंड यूज टू बाली बाथ डेली। लाइफ स्टाइल किस तरह हुआ करती थी तो सिल्क और कॉटन के कपड़े पहना करते थे, सिंपल लाइफ जिया करते थे। फाइन क्लोथ्स बनाने की उनकी जो कला थी वो काफ़ी पीक पे थी इस टाइम पे। ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी वगैरह तो हुआ ही करती थी, गोल्ड सिल्वर से बनी। वुमेन्स कॉस्मेटिक्स मतलब ये तो भाई दुनिया जब से है तब से महिलाओं का मतलब जो भी है तामझाम वगैरह चलता ही रहेगा कॉस्मेटिक्स का, है ना, मेकअप करने का। फिर इंडियन जो मोस्टली वेजिटेरियंस हुआ करते थे, गार्लिक और ओनियंस काफ़ी रेयरली यूज़ करते थे। ज़्यादातर वो उनके खाने में मिल्क, घी, राइस, शुगर वो कॉमन था, और कभी कभी जो मटन और फिश वगैरह भी खाया करते थे। ऐसा ये हमें जो है हुआन सांग ने बोला, हुआन सांग का ये इंडिया का ऑब्जर्वेशन है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हुआन सांग ने इंडिया को किस तरह से देखा, तो उसके मतलब हुआन सांग के लेंस के थ्रू इंडिया को एक तरीके से कमेंट करो, मतलब डिस्कस करो इंडिया की सोशल लाइफ वगैरह जो है। अभी हुआन सांग और हुआन सांग का इंपॉर्टेंस क्या है हर्षा के एम्पायर में या फिर इंडिया के पॉलिटिकल सोशल लाइफ को जानने के लिए, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हुआन सांग जो था वो, अगर हम हर्षा की जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो इनकम्प्लीट रहेंगी विदाउट रेफरेंस टू हुआन सांग, क्योंकि हुआन सांग तभी आया था, वो हर्षा के कोर्ट में भी रहा था, वो इंडिया में 13 साल रहा था। उसने एक बुक लिखी थी CU की, है ना, CU के नाम से वो बुक लिखी थी, और उसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज वगैरह भी बोला गया है। जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए एंशिएंट टाइम में, सबसे फेमस अगर कोई था तो वो था हुआन सांग। अभी इसको चाइनीज में मतलब एज ए मास्टर ऑफ लॉ वगैरह भी बोला गया है। इंडिया इज मच इंडेटेड टू द चाइनीज फॉर वैल्यूएबल अकाउंट्स ही लेफ्ट बिहाइंड विद डिटेल्स लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोनों। हमारी जो हिस्टोग्राफी की बात आती है तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसने एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व किया हमारे पॉलिटिकल लाइफ को, सोशल लाइफ को, रिलीजियस लाइफ को, क्योंकि वो रहा है यहाँ पे 13 साल रहा है। तो 13 साल काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है किसी भी देश को, किसी भी लोगों को जानने के लिए, है ना। तो इसकी जो बायोग्राफी है वो उसने मतलब किसी और ने लिखी है, और वो भी एक इंडियन हिस्ट्री के लिए अंदर वैल्यूएबल सोर्स है, ऐसा माना जाता है। हुआन सांग का जन्म जो है चाइना में हुआ था 600 के आसपास। बुद्धिस्ट मॉन्क जो एट द एज ऑफ 21 है, ही लॉन्ग फॉर नोइंग मोर एंड मोर बुद्धिज्म टू सेटिस्फाई स्पिरिचुअल हंगर। लेकिन क्या हुआ कि विदाउट इंडिया है वो, तो मतलब बुद्धिज्म को जानना तो इंडिया में ना, क्योंकि इंडिया में बुद्धिज्म का जन्म हुआ था। तो एट द एज ऑफ 30 ही सीक्रेटली लेफ्ट चाइना, मतलब वो बताया आपको अभी जस्ट कि वो उसको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, और इसीलिए वो चुपके से निकला। ताशकंद, समरकंद, बाग रीजन, है ना, यहाँ से होके बलूचिस्तान वगैरह होके वो इंडिया में फाइनली पहुंचता है 630 के आसपास। इंडिया में जब वो आया तो he wanted to visit all the sacred places connected with the life of Buddha as well as to learn Buddhism through study. During his travel, he covered many more places and observed keenly the society, religious condition, political culture and economic condition of the country. 13 साल तक इंडिया में रहा, 630 से लेकर 643 तक, है ना। और इसी टाइम पीरियड पे वो हर्षा के कोर्ट में भी गया, वो पुलकेशन टू के कोर्ट में भी गया था, है ना। वो भास्कर वर्मन को भी मिलने गया था, कामरूप पूनम जो था वहाँ पे, काफ़ी अलग अलग जगह पे वो गया है।
हुआन सांग ने कश्मीर में विजिट किया, उसने पंजाब में विजिट किया, कपिला वस्तु गया, वो बोध गया गया, वो सारनाथ गया, वो कुशीनगर गए, सारे के सारे प्लेसेस बुद्धा से रिलेटेड है। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी की, वहाँ पे उसने लेक्चर्स दिए। वो डेक्कन में गया, वो उड़ीसा में गया, वो बंगाल में भी गया, है ना। वो ऑलमोस्ट हर पार्ट में इंडिया के गया है। हर्षा केम टू एडमायर हिम फॉर हिज डीप डिवोशन टू बुद्धा एंड हिज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म। ही ऑनर्ड हिम इन हिज कन्नौज रिलीजियस असेंबली एंड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू अटेंड द प्रयाग असेंबली। हर्षा काफ़ी फेमस, मतलब हर्षा जो था इसके नॉलेज से, इसके काम से काफ़ी प्रभावित था, और उसने उसको क्या किया था, एक तरह से ऑनर भी किया था कन्नौज असेंबली में। तो मैग्निफिसेंट फंक्शन अटेंड करने के बाद हुआन सांग जो तो चाइना के लिए निकल गया 644 के बाद, और इसी आसपास जो है आपके हर्षवर्धन की डेथ भी हो चुकी थी। ठीक है, तो वाला अराउंड 1340 ईयर्स वो इंडिया में रहा, इसलिए वो इंडिया को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। अभी ये जो मतलब ये जो इंडिया में घुमा है, फिरा है, तो जो भी इंडिया में मतलब एक तरीके से जो भी देखा है वो उसने मेंशन किया उसकी बुक में, है ना। बुक का नाम देखा सीख युग की। अभी इसने क्या देखा, है ना, इसने क्या देखा, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हुआन सांग जो था वो इंडियन एंशिएंट एम्बेसडर था पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब हिंदू चीनी भाई भाई वगैरह जो भी नारा दिया गया था, उसका सही में जो था एम्बेसडर यही था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमें देखना है, हमें ये इम्पोर्टेंट है, हमें देखना है कि ये इसने इंडिया जो है इसमें क्या देखा, इंडिया के बारे में इसने क्या ऑब्जर्व किया और क्या मेंशन करता है ये इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो ये इंडिया के सिटीज और टाउन के बारे में क्या कहना है इसका। तो इसने मेंशन किया कि इंडिया में काफ़ी विलेजेस थे, सिटीज़ थे, टाउन्स थे, और इनके जो स्ट्रक्चर्स थे उसने वो मेंशन किया। काफ़ी एस्थेटिक्स थे, सेफ्टी मेजर्स उन्होंने लिए गए थे, जो घर बनाए गए थे वो मतलब जो ब्रिक्स किल्न थी, मतलब ब्रिक्स किल्न मतलब कि जहाँ पे मतलब ईंटों का भट्टा, ईंटों के भट्टे से ब्रिक्स को यूज़ किया था स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, किसका, हर्ष अपने हुआन सांग का। वो वहाँ पे सिटीज़ के बारे में मेंशन करता है। जब पाटलिपुत्र, उसने कहा कि पाटलिपुत्र जो एक टाइम पे कैपिटल हुआ करती, काफ़ी फ्लरिशिंग सिटी थी, उसका इंपॉर्टेंस अभी कम हो चुका था, और कन्नौज काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी अभी बन चुकी थी। और मोस्ट ऑफ द जो टाउन्स वगैरह हुआ करते थे उनका आउटर वॉल वगैरह हुआ करते थे, इनर गेट्स वगैरह भी हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद उसने जुडिशरी के बारे में क्या कहा है, तो उसने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी स्ट्रिक्ट वगैरह हुआ करते थे, है ना। थ्रू आउट द एम्पायर उसको लोग मानते थे। पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट वगैरह हुआ करती थी, इवन कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब कि जैसे कि एकदम फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब फिजिकल पनिशमेंट भी हुआ करते सीरियस क्राइम्स वगैरह के लिए। ठीक है, चैरिटी काफ़ी मतलब हुआ करती, लोगों का इलाज वगैरह फ्री में हुआ करता, रेस्ट हाउसेज वगैरह थे ट्रैवलर्स के लिए, है ना, कुएं वगैरह थे अलॉन्ग द रोड्स, ताकि लोग जो है पानी वगैरह पी सके। तो इस तरीके से ये आपके इंडिया के बारे में मेंशन कर रहा है। फिर हुआन सांग डिस्क्राइब करता है इंडिया के लोग किस तरीके से हुआ करते, तो हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, ऑनेस्ट थे, करेजियस थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में काफ़ी उनको इंटरेस्ट हुआ करता था। घर में जो फ्लोरिंग वगैरह थी उसको वो काऊ डंग वगैरह यूज़ किया करते थे, आज भी कई घरों में होता है, मतलब रूरल एरियाज में होता है ये। ठीक है, वो उनका हैंड वॉश वगैरह किया करते थे, खाना खाने से पहले रोज नहाते थे। ठीक है ना, और जो उन्होंने बोला वो करते थे, मतलब वो उनके प्रॉमिसेस रखते थे, मतलब प्राण जाए वो वचन न जाए, इंडिया की ये फिलोसफी रही है। इसके लिए हम मतलब मिट चुके हैं, हमने मतलब खुद बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये फालतू की फिलोसफी हमने छोड़ी नहीं है। हाइजीन और क्लीनिनेस वगैरह जो है इसके ऊपर काफ़ी फोकस इनका रहता था। रिलीजन की जब मैं बात करते हैं तो इनका कहना है कि जो हर्ष था वो शिवा का फॉलोअर वगैरह हुआ था 630 के आसपास। फिर उसने बुद्धिज्म को जो है एम्ब्रेस किया था आफ्टर मीटिंग विद द राजश्री एंड हुआन सांग। फिर इसने महायाना बुद्धिज्म को तरह भी बढ़ा था जब उसने हुआन सांग को मिला था। उसके पहले वो हिनाना बुद्धिस्ट को फॉलो करता था। इसने 2 बुद्धिस्ट असेंबली बुलाई थी, एक कन्नौज में थी, दूसरी प्रयाग में थी, जहाँ पे अराउंड 20 किंग्स जो थे उन्होंने अटेंड किया था भास्कर वर्मन को इंक्लूड करके। लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट, जैन मॉन्क्स, वैदिक स्कॉलर उन्होंने अटेंड किया था। एक गोल्डन स्टैचू बनाया था बुद्धास का मोनास्ट्री में। काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन उसने किया है। अगर आपको इससे भी डिटेल में एकदम जानना है इसके बारे में, मतलब इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में इंडिया में, तो हमारे जो नोट्स हैं वो नोट्स आप पढ़ सकते हो। पेड नोट जो हमारे उसमें ये दिया। लाइफ स्टाइल जो थी वो लोगों किस तरीके से हुआ करती थी, तो लोग जो है वो सिल्क और कॉटन से बने कपड़े पहना करते थे, सिंपल लाइफ जिया करते थे, है ना। कपड़े जो थे मतलब विविंग वगैरह में वो एकदम एक्सपर्ट हो चुके थे। जो महिलाएं जो थी वो भी मतलब गोल्ड से और सिल्वर से बने ऑर्नामेंट्स, दागिने, गहने पहना करती थी, और मेन भी पहना करती थी। कॉस्मेटिक्स वगैरह जो था वो तो मतलब जब से महिलाएं बनी है तब से है ही, तो रहेंगी जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी, तब तक कॉस्मेटिक्स रहने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेकअप चलता ही रहेगा, है ना। इंडियंस जो थे मोस्टली वेजिटेरियंस थे। द यूज ऑफ गार्लिक, ओनियंस वेयर रेयर,
मिल्क, घी, राइस, शुगर वगैरह जो हुआ करते थे, सर्टन ऑकेजन्स पे जो मटन और फिशेज वगैरह भी लोग कंज्यूम किया करते। इस तरीके से हमने देखा कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो हुआन सांग आया था उसने इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से देखा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और आ भी चुके हैं और आएंगे भी कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो हुआन सांग आया था उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या कहा है, उसने इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या क्या जुडिशरी के बारे में क्या कहा है। तो वो आप थोड़ा यहाँ से समझ सकते हो, देख सकते हो। तो आज का जो हमारा मतलब ये यहाँ पे हमने जो सारी चीजें वो डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो गुप्ता जो हमने स्टार्ट किया था गुप्ता पीरियड वगैरह वो हमारा यहाँ पे एंड होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक 10 कंक्लूड हो रहा है। गुप्तास को हमने डिस्कस किया, हमने वर्धरास को डिस्कस, हम वाकाड़कास को डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि हर चीज़ को हम वीडियोस के लिए डिस्कस नहीं करते थे। ज़्यादा महंगे नहीं है, 600 रुपीज़ के नोट से आप खरीद सकते हैं एंशियन इंडिया के। तो उसमें आपको ये वाकाड़कास वगैरह डिटेल में मिल जाएगा और उसमें आपको ये जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह के जो टॉपिक जो हमने डिस्कस नहीं किए होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, रेस्ट अश्योर। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा टॉपिक 11 के ऊपर आएगा, अपनी वीडियो लिस्टर। थैंक यू।